बड़ा बढ़िया उन्होंने फोटो बनाया है जिसमें उन्होंने लिखा है सारा कि किस तरह से गारंटी खाद्य सुरक्षा की। 7 किलो अनाज देंगे प्रति व्यक्ति, 450 में सिलेंडर देंगे। फिर कह रहे हैं स्थानीय नीति सरना धर्म कोड। फिर कह रहे हैं रोजगार 10 लाख नौकरियां, 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा, धान की एमएसपी 3200 रुपये, वगैरह वगैरह। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो मैं ये देख पा रहा हूँ, मुझे इस पे ज्यादा नजर है, मैं आपसे प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास यही जानना चाहता हूँ, इस पर बात करूंगा। और ये गारंटी है 2500 सम्मान राशि देंगे, गारंटी महिला सम्मान, गारंटी सामाजिक न्याय है 22%, 12% ओबीसी के लिए 27%। और ये जो 24 इंजीनियरिंग कॉलेज, 24 मेडिकल कॉलेज, 24 यूनिवर्सिटी, हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज, ये सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है। अभय भाई, जब हम एक पढ़ रहे थे नेहरू जी का, तो उसमें वो बड़ा चिंतित होते थे कि घोषणा पत्र हम जो है खुद ही लिखते हैं, खुद ही पढ़ते हैं, आम आदमी तक घोषणा पत्र पहुंचता नहीं है, आम आदमी उस पर डिस्कस करते नहीं है। घोषणा पत्र पे इधर खास करके मैं तो अपने चैनल पे लगातार डिस्कस करता हूँ, बीजेपी के घोषणा पत्र को भी डिस्कस किया, आज कांग्रेस के घोषणा पत्र, यह इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र की बात करता हूँ, लेकिन जितना मैं जवाब चाहता हूँ वो फिर भी मिल नहीं पाता है। आपने अभी घोषणा पत्र पहले भी पढ़ा होगा, घोषणा पत्रों पे बात होती रहती है, कम से कम प्रबुद्ध लोग तो बात करते हैं। क्या लग रहा है कि घोषणा पत्र वाकई जमीन पर उतर पाता है? और जो इंडिया गठबंधन के ही जो लोग कह रहे हैं कि हम 24 डिस्ट्रिक्ट में 24 कॉलेज खोलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलेंगे, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलेंगे, बहुत बड़ी बात है। अब तक कितने खोले हैं, इस पर भी अगर थोड़ी जानकारी हो आपके पास, क्योंकि आप लोग एक्टिविस्ट हैं तो होगा, होगी ही होगी, कुछ दीजिएगा। और दूसरी तरफ एक तरफ है कि वो रोटी, बेटी, माटी सब लेके चले जाएंगे, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ऐसे में क्या लग रहा है झारखंड के लोगों के लिए कौन बेहतर है, और क्या उनको लग रहा है कि कहीं कोई विश्वास जमता है? शुक्रिया धनंजय जी, आपने मुझे मौका दिया। आपने बहुत सारे प्रश्न पूछ दिए और इसका इसका जवाब देते-देते पूरा शो ही खत्म हो जाएगा। मैं लेकिन चाहता हूँ एक थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि पहली बार आप आए हैं, तो अपने मन में जो आपका है वो भी रखें। जी, जी, जी। लेकिन एक विषय पे मैं शुरुआत यही करूँगा कि जैसे आपने कहा नेहरू जी का आपने उदाहरण लिया और उन्होंने कहा कि आपके मुताबिक नेहरू जी ने कहा कि जो घोषणा पत्र है वो ज़मीन तक उसका जो मैसेज है वो पहुँच नहीं पाता है। सबसे पहली बात ये है कि घोषणा पत्र जो है, ये सही बात है कि घोषणा पत्र ज़मीन तक उतर नहीं पाता है, सब लोगों तक रीच नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, इस पे भी हमें सोचना चाहिए। लेकिन घोषणा पत्र की एक अहमियत होती है। उसकी अहमियत इस अर्थों में है कि हम लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो घोषणा पत्र से किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या सोचती रही है, उसका क्या विचार रहा है, नेशनल इश्यूज़ पे वो क्या सोचती रही है, ये सब चीज़ों को भी जानने का एक हमारे पास विंडो होता है। हमें ये भी मालूम है कि जो बातें कही जाती हैं, जो बातें क ज़मीन पे की जाती है, उसमें फ़र्क होता है, लेकिन कुछ न कुछ वो सिम्बॉलिक उसका इम्पोर्टेंस है। अब देखिए कल नहीं शनिवार के रोज़ बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जो है, उनका घोषणा पत्र जो है, वो उसको जारी किया गया था और मैंने उस घोषणा पत्र को डाउनलोड किया और आप ही की तरह एक सजग नागरिक की तरह मैंने भी कोशिश किया कि ज़रा इसको हम पढ़ें, जानें, किसी चैनल पे अपनी बात रखने से पहले खुद तैयारी करके जाएँ, कम से कम अपने आप को एजुकेट करें, तो दुनिया को एजुकेट करने की हम ज़िम्मेदारी लें। अब जब घोषणा पत्र मैंने जब बीजेपी का जब खोला, डाउनलोड करके मैंने जब पढ़ने की कोशिश की, तो घोषणा पत्र जो है, वो है 67 पेजेज़ का, यानी 70 में सिर्फ 3 ही पेज कम है, ठीक है? तो हम तो पहले ही देख के घबरा गए कि भाई ये 70 पेज का घोषणा पत्र जो है, मेरे जैसा व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी में 10-15 साल गुज़ारने के बाद अगर वो काँप जा रहा है उसको देखने पढ़ने से, तो आम आदमी कैसे पढ़ पाएगा? लेकिन मुझे जब उस घोषणा पत्र को मैंने पलटा, तो 15-20 मिनट, 25 मिनट के अंदर में मैं घोषणा पत्र को पढ़ लिया। अब आप सोचेंगे कि मैं इतनी स्पीड के साथ कैसे घोषणा पत्र को 70 पेज के घोषणा पत्र को मैं इतनी आसानी से
उसको पढ़ सका, तो उसमें मेहरबानी नरेंद्र मोदी जी की है, हमारे प्रधानमंत्री जी की है, क्योंकि उन्होंने 67 पेज का जो संकल्प पत्र जो है, वो जो झारखंड में जो उनकी पार्टी ने जो प्रकाशित किया, उसमें 23 फोटो, 23 तस्वीरें जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपनी छाप दी है उसके अंदर। जी, मतलब हर तीसरे मतलब पेज पे नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। और मुझे देख के बहुत ही अजीब लगा कि भाई ये जो मैनिफेस्टो का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है, आप उसे मेजॉरिटी हिस्सा भी कह सकते हैं, वो तो नरेंद्र मोदी जी खुद अपनी तस्वीरों को डालने में उन्होंने उसको स्याही को और कागज को उन्होंने बर्बाद कर दिया। फिर मैंने दोबारा उसको देखने की कोशिश की कि जो बीजेपी के जो आदिवासी जो लीडर हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, उन लोगों की तस्वीरें कितनी उस मैनिफेस्टो के अंदर में आई है। और अभी-अभी आपको भी मालूम है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही सीनियर लीडर चंपई सोरेन जी, जो मुख्यमंत्री भी रहे बहुत दिनों तक झारखंड में, हेमंत सोरेन जी के जेल जाने के बाद, तो उनको जब जेएमएम से निकाला गया तो उनको लेके भी बहुत आंसू बहाए गए बीजेपी की तरफ से कि इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ, परिवारवाद किया गया और चंपई सोरेन जी को भगा दिया गया। तो मुझे लगा कुछ चंपई सोरेन जी की भी तस्वीरें उसके अंदर में होगी, लेकिन कोई तस्वीर उसमें चंपई सोरेन जी की नहीं है। अर्जुन मुंडा जी की तस्वीर एक जगह मोदी जी के बैकग्राउंड में है, और चूंकि बाबूलाल मरांडी जो हैं, वो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो दो एक समझ लीजिए कि ये एक जो स्टाम्प पेपर साइज का जो एक पिक्चर जो होगा छोटी सी, वो दो जगह उनकी तस्वीर लगा के कोरम पूरा कर दी गई है। अब आप मुझे बताइए, मैं राजनीति शास्त्र का स्टूडेंट होने के नाते जो जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। एक आदिवासी बहुल क्षेत्र में प्रधानमंत्री रैलियां कर रहा है, और प्रधानमंत्री विपक्षी पार्टियों को ये कह रहा है कि ये लोग घुसपैठियों को पनाह दे रहे हैं, ये लोग जो हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो है आदिवासियों की बेटी और माटी और उनकी जमीन और उनकी इज्जत की लूट होने के ऊपर एक तमाशाई बने हुए हैं। और वही व्यक्ति जब अपना मैनिफेस्टो को जारी करता है तो उस मैनिफेस्टो में तकरीबन 70 से कम पेजेस में वो 25 तस्वीरें और 23 तस्वीरें अपनी ही लगा लेता है। यानी मुझे ये सब कुछ देख के ये लगा कि ये बीजेपी के लिए और खासकर मोदी जी के लिए ये चुनाव भी उनका एक पब्लिक रिलेशंस जो है, एक पब्लिक रिलेशंस जो है, एक पीआर एक्सरसाइज का हिस्सा है। ट्विटर पे जाओ तो उन्हीं की तस्वीर आती है, राष्ट्रीय चैनल पे जाओ तो उन्हीं की तस्वीर आती है, कोई सम्मान पत्र अगर बांटा गया तो उसमें उन्हीं की तस्वीर आती है, कोविड की इंजेक्शन अगर आप लो और उसका आप सर्टिफिकेट लो तो उन्हीं की तस्वीर आती है, और आदिवासी बहुल क्षेत्र में आते हैं आप तो उनकी उन्हीं की तस्वीर आती है। तो ये मुझे लगता है एक लोकतंत्र में जो है व्यक्ति पूजा जिसको हम कहते हैं, या भक्ति जिसे कहते हैं, या जिसके लिए अंग्रेजी में वर्ड है हीरो वर्शिप जिसे हम कहते हैं। और अंबेडकर जी भी इसको लेकर बहुत चिंतित थे, और अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को जब हमारा जो दस्तूर है, हमारा आइन जो बन के तैयार हो गया, तो उन्होंने आखिरी एक स्पीच उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी, और उन्होंने कहा कि देखो, भारत में जो व्यक्ति की जो पूजा है, जो भक्ति है, और उसके लिए एक शब्द हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है विभूति पूजा, यानी हीरो वर्शिप, महिमा मंडल करना, ये महान है। इस तरह की प्रवृत्ति उन्होंने कहा कि भारत में बहुत ही ज्यादा है, और उन्होंने कहा कि अगर इस प्रवृत्ति को रोका नहीं गया तो क्या होगा कि भारत में लोकतंत्र जो है वो खत्म होके तानाशाही के तौर पे चला जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है, ये जो महिमा मंडन जो लीडरों का हो रहा है, आदिवासी चेहरों को दरकिनार किया जा रहा है, आदिवासी के जो उनके धर्म है, जो उनकी संस्कृति है, उसको कोई जगह नहीं दी जा रही है। और हमसे पहले जो वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी ने भी जो कहा कि जो सरना जो धर्म है, या जो सरना पूजा पद्धति है, या सरना वे ऑफ लाइफ है, या जो सरना बिलीफ है, जब आजादी से पहले जब अंग्रेज लोगों ने उसको सेंसस में एक धर्म का, एक मजहब का, एक आस्था का एक के तौर पर जब अपनाया, और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सरना धर्म जो है उसके मानने वालों की आबादी जो थी भारत में तीसरे नंबर पर थी। तो क्या हुआ कि आजादी के बाद से उसको अन्य कर दिया गया, अन्य, जैसे उनकी कोई हैसियत ही नहीं है।
उनकी कोई पहचान ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि बाकी मुद्दों पे हमारे साथी, वरिष्ठ साथी बातें रखेंगे, लेकिन मैं ये जो चुनाव को देख रहा हूँ, जीत-हार जिसकी भी हो, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से नकारात्मक कैंपेन जो है बीजेपी कर रही है और जिस तरह से वो बांग्लादेशी तथाकथित बांग्लादेशी घुसपैठियों का डर दिखा रही है, हालाँकि किसी के पास कोई डेटा नहीं है। और बीजेपी के एक एमपी हैं, उन्होंने जाके पार्लियामेंट में भी गलत-गलत तथ्य दिए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 2001 और 2011 के सेंसस को आप अगर देखेंगे और संथाल परगना में जाएँगे, तो आदिवासियों की और मुसलमानों की आबादी में जो फ़र्क है, वो सिर्फ़ 1% का ही है। तो आप बताइए अगर आबादी में 1 आध परसेंट का ऊपर-नीचे फ़र्क होता है, उसको आप जाके पार्लियामेंट में कहेंगे 30% बढ़ गया और वहाँ पे उनको भगाया जा रहा है, उनकी ज़मीनें लूटी जा रही है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री ये ज़िम्मेदार लोग कैसे ये बातें कह देते हैं? मैं आपके चैनल पे आने से पहले मैं 100 बार सोचता हूँ कि कोई ऐसी बातें ना कह दूँ, जिससे कन्फ्यूज़न पैदा हो, लेकिन ये देश का सबसे बड़ा लीडर बिना किसी तथ्य के, बिना किसी डेटा के खुद हिम्मत नहीं है कि कास्ट सेंसस कराए, खुद हिम्मत नहीं है कि जनसंख्या जो है जो सेंसस है उसकी रिपोर्ट को जारी करे बगैर किसी मगर मतलब तथ्य के ये कहना कि यहाँ पे घुसपैठ हो रहा है, नक्सलवाद बढ़ रहा है और आदिवासियों के जो धर्म है उनके लिए ना बात करना, उनको हिंदू बनाने की कोशिश करना। और ये देखिए एक और दिलचस्प बात है, प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है कि सरस्वती जी का पूजा जो है उसमें विघ्न डाला जा रहा है, उसमें पत्थरबाजी की जा रही है। मैं झारखंड के जिले-जिले में घुमा हूँ और जो शहरी इलाके हैं मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे आदिवासियों की संस्कृति को बाहर के आए हुए लोग, बिहारी और उत्तर प्रदेश के जो आए हुए लोग उस पे डोमिनेट कर रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइए झारखंड के शहरों में और आप देखिए कि छठ पूजा से संबंधित जो गाने हो 15 दिन से बज रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं जता रहा। कोई आपत्ति नहीं जता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं प्रधानमंत्री को कहाँ से ये इंटेलिजेंस मिलती है कि लोग पत्थर चला रहे हैं। आप हर चौक-चौराहे पे हिंदू देवी-देवताओं के मंदिर देखेंगे, लेकिन आप बताइए दिल्ली में आदिवासी लोगों के धर्म स्थल कितने जगह पे हैं? आप बताइए। तो ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा, पूरा का पूरा झूठ, पूरा का पूरा फ़रेब, इस तरह की राजनीति मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है और वो होते हैं ना उसको कहते हैं अंग्रेजी में एक वर्ड है सेल्फ ऑब्सेशन। खुद को ही महान कहना, खुद को ही मियाँ मिट्ठू कहना। आप जो है ना मतलब कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से लेके बच्चों के स्कूल में बांटे गए बैग से लेके और मैनिफेस्टो तक हर जगह एक ही व्यक्ति की तस्वीर जो है मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। जनता जिसको चुने, हम भी किसी को वोट देंगे। हम भी चाहते हैं कि कोई पार्टी जीत जाए, लेकिन ये हमारी पर्सनल राय है। जनता जिसे चुनेगी वो चुन के आएगी, लेकिन लोकतंत्र का जिस तरह से गला घोंटने के लिए कुछ लोग दिन-रात काम कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से बैटिंग नहीं करता। मेरी एक सोच है, मेरी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि लोकतंत्र पे बहुत बड़ा खतरा है और देश के सबसे ज़िम्मेदार पोस्ट पर बैठा हुआ इंसान, व्यक्ति इतनी गैर ज़िम्मेदाराना बात कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस लोकतंत्र इसमें लोकतंत्र 70 सालों से है? क्या इस देश में लोकतंत्र का मयार ऐसा होना चाहिए कि देश का सबसे बड़ा लीडर कुछ भी बोले और ठीक निकल है, जाए? बहुत-बहुत ठीक है, शुक्रिया। ठीक है।